हेलो एवरीवन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है इस पेंटिंग से। इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? इसे 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने इस सीरीज़ की 4 प्रिंट बनाए थे, जो कि ये वाली पेंटिंग पहला प्रिंट था। इस पेंटिंग में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लंबी कतार बनाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से होते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हैं, मतलब कि एज ए श्रद्धांजलि देते हैं या फिर एज ए रिस्पेक्ट उनके पास जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तब भी लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर दिखाया गया था और यहाँ पर भी लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर दिखाया जाता है, जिनकी एक हाथ पे ज्ञान की एक मशाल है और दूसरे हाथ पर एक किताब है जिसमें लोगों के अधिकार लिखे गए हैं। और पेंटिंग के नीचे हमें क्या दिख रहे हैं? रिमेन्स दिख रहे हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। देखो, एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? ये कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, या फिर कोई एक आदमी भी हो सकता है जिसके पास सारी पावर होती है और वो अपनी पावर को किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो हिस्ट्री में हम इसी टाइप की गवर्नमेंट को मोनार्कियल गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास सारी पावर होती है और वही पूरे सिस्टम को चलाता है। तो मतलब कि सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर किसी एक इंस्टीट्यूशन या एक आदमी के हाथ पे दे दी जाए तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। तो पेंटिंग के सबसे नीचे जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके रिमेन्स दिखाए गए हैं, मतलब कि जो उनकी बची कुची चीज़ें हैं, जैसे उनका ताज हो गया, उनके जो आर्मरीज के सामान हो गए, वो सारे नीचे गिरे हुए हैं। तो इस चीज़ के ज़रिए हमको क्या बताया जा रहा है? हमको ये बताया जा रहा है कि ये जो राजा रानियों का राज था, ये ख़त्म हो चुका है। अब एब्सोल्यूटिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब लोग क्या करेंगे? अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने देश को चलाएंगे। तो ये जो पेंटिंग बनाई थी सोरियो ने, ये उनका यूटोपिया विजन था। यूटोपिया क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा थॉट जहाँ पर हर चीज़ अच्छी है, वहाँ पर कोई चीज़ बुरी नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बहुत यूनिटी है, बहुत प्यार प्रेम है। तो उसको हम बोलते हैं यूटोपिया विजन। तो उन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू अपना यूटोपिया विजन दिखाने की कोशिश की है, जिसमें अलग अलग नेशन के लोग एक साथ रह रहे हैं, उनका अपना एक फ्लैग है, अपना एक नेशनल कॉस्ट्यूम है। तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके थे, उनको एक स्टेट का दर्जा मिल चुका था। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ थी, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो अभी कंट्रीज़ थी, इनको अभी नेशन स्टेट नहीं बनाया गया था। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, अपना अपना एक झंडा लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से होते जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यही दिखाती है कि आपको लिबर्टी मिल चुकी है, आपको आज़ादी मिल चुकी है। इसलिए जो जर्मनी, फ्रांस, ये जो ऑस्ट्रिया, ये जो सारे स्टेट हैं, ये क्या कर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं, ताकि उनको एक लिबर्टी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंच जो है वो अपना एक ट्राई कलर लेकर स्टैचू के पास जा रहा है और अभी अभी वो वहाँ पर पहुँचा है। उसके पीछे जर्मनी है, जिसका ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का झंडा है। और जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, तब जर्मनी कोई एक स्टेट हुआ नहीं करता था। उन्होंने जर्मनी को एज आ एक स्टेट दिखाया है यहाँ पर। तो सोरियो का एक विज़न था कि काश जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो यूनाइटेड हों, अपने लिए एक स्टेट बनाएं। जर्मनी के पीछे और स्टेट के लोग भी आ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया के आ रहे हैं, 2 सिसिलीज़ के आ रहे हैं, लोम्बार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब लोग भी लाइन बनाकर आ रहे हैं। और इस पूरे सीन को कौन देख रहा है? क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स, हेवन से ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में इस पेंटिंग के थ्रू दिखाए गए जो भी इश्यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे। तो 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म आता है यूरोप में, जिसकी वजह से पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री वहाँ की चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, रूलर्स थे, वो सब हट जाते हैं और एक नेशन स्टेट बनता है। मतलब एज अ कंट्री समझ लो कि एक कंट्री बन जाती है। तो उस टाइम पर नेशन स्टेट बोला जाता था। तो नेशन स्टेट आने से पहले मॉडर्न स्टेट चलते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सारी पावर होती है किसी एक इंसान के पास होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है पूरी पावर, और वही आदमी पूरी एक टेरिटरी के लोगों को कंट्रोल करता है और वही उस कंट्री को चलाता है। लेकिन बाद में जो नेशन स्टेट एमर्ज हुए, ये मॉडर्न स्टेट की तरह नहीं थे। मॉडर्न स्टेट में क्या होता है कि खाली एक टेरिटरी दे दी जाती है कि अच्छा ये जगह बाउंड्री बना दी है, अब तुम्हें इसमें रहना है, चाहे वहाँ के लोग एक दूसरे को पसंद ना करते हों। लेकिन ये जो नेशन स्टेट होता है,
यहाँ के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक कॉमननेस की फीलिंग होती है, मतलब उनके बीच में हार्मनी होती है, प्यार होता है, उनको पता होता है कि हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर सब एक ही है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में एकजुट होकर रहते हैं। तो नेशन स्टेट ऐसे बनता है। मॉडर्न स्टेट को ज़बरदस्ती बनाया जाता है, लेकिन जो नेशन स्टेट होता है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो खुद ही एक स्टेट बनाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ हम सब एक ही हैं, और वो लोग ज़्यादा यूनाइट होकर रहते हैं। तो ये जो कॉमननेस और अपनेपन की फीलिंग होती है, क्या ये हमेशा से रहती है? नहीं, ये जो फीलिंग होती है ये धीरे धीरे बनती है, और ये तब बनती है जब हम या फिर कोई भी एक ग्रुप के लोग किसी एक इशू के लिए स्ट्रगल करते हैं, और इसकी वजह से जो उन लोगों के बीच में भाईचारा बनता है, इसी को हम कॉमननेस कहते हैं कि वो उनके बीच में अपनेपन की फीलिंग है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से नेशन स्टेट्स बनते हैं, अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं, नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप की कंट्रीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।